नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम यहाँ पे आज जो वार्तालाप करेंगे वो एक कहानी पे करेंगे और यह कहानी हमारे एनटीए नेट जो परीक्षा है उसके पाठ्यक्रम में लगी हुई है, चीफ की दावत। और इसके साथ साथ में जो असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएचईएससी के द्वारा होना है, यानी उच्चतर शिक्षा आयोग के द्वारा होना है, वहां पर भी ये कहानी उसमें संलग्न है। तो इन दोनों ही दृष्टिकोण से देखेंगे तो कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त बीए एमए के जो पाठ्यक्रम हैं वहां पर इस कहानी के बारे में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, कई सारी यूनिवर्सिटीज में लगी हुई है। तो इस तरह से हर तरह से हम देखेंगे कि इस चीफ की दावत कहानी का शिल्प और इसके कथानक, कथावस्तु, पात्र, जो योजना है, उन सभी दृष्टिकोण से क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे आलोचकों के कथन के माध्यम से। जी हाँ, तो प्रारंभ करते हैं चीफ की दावत। भीष्म साहनी जी का बहुत अच्छे समृद्ध साहित्य कोश का एक ऐसा भाग हम जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो उनके समस्त कथा कहानी साहित्य को कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व करने का कार्य भी करती है। प्रारंभ करेंगे हम इस कहानी का और यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले देखेंगे हम, यहाँ पे मिलेगा हमें भीष्म साहनी द्वारा रचित प्रमुख कहानी है, सामान्य कथन है। इसमें उन्होंने मध्यम वर्गीय समाज के खोखलेपन तथा दिखावटीपन को दर्शाया है कि किस प्रकार मध्यम वर्ग जो है वह अपनी इस जो खोखलेपन की जो संस्कृति है या खोखलेपन की जो स्थितियां हैं उनको अभिव्यक्त करने के लिए किस प्रकार के जुमलों का सहारा लेता है। उन सब के तथ्यों को परिभाषित करते हुए हम बताएंगे। उनके द्वारा रचित कहानी की आज भी उतनी ही प्रासंगिकता है जितनी उस समय, क्योंकि एक तथ्य अगर हम कहें देखा देखी, तो मित्रों ये बहुत सामान्य सी बात है। यह जो देखा देखी है हमारे समाज की सबसे महत्वपूर्ण या सबसे खतरनाक जो स्थिति है वो हमारे समाज की बतलाने के प्रयास कर रही है। तो यही दिखावटीपन है वो यहाँ पे अभिव्यक्त किया गया भीष्म साहनी ने शामनाथ के माध्यम से। अब यहाँ पे देखिए पात्र कौन सा है, शामनाथ के माध्यम से शिक्षित युवा पीढ़ी का पर करारा व्यंग करने का प्रयास किया और आज के शिक्षित युवा वर्ग के द्वारा अपने माता पिता के प्रति जो खिन्नता है उसको भी अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। व्यक्ति अपनी सुख सुविधा के लिए माता पिता को छोड़ देते हैं, वे यह तक भूल जाते हैं कि आज जिस समय में तुम रह रहे हो वह उन्हीं की बदौलत है। तो इन सभी तथ्यों से अगर देखें तो हमारी कहानी बड़ी समृद्ध है और उन सब मार्मिक तथ्यों को, संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने का प्रयास है। उनका पूरा जीवन अपने बच्चों की खुशी के लिए बलिदान हो जाता है, परंतु उसका जो परिणाम मिलता है, जो प्रतिफल मिलता है, वह कहीं आंखें खुली रखने वाला होता है, या हम कह देते हैं कि इस तरह की घिनौनी जो पद्धति है वह अपने आप में बड़ी शर्मनाक है। चीफ की दावत एक ऐसी कहानी है, इसमें स्वार्थी बेटे शामनाथ को अपनी विधवा बूढ़ी माँ का बलिदान फर्ज ही नजर आता है। वह बिल्कुल भी उसके प्रति मर्म के तथ्यों को नकार देता है। यानी वह सिर्फ क्या है कि आपने किया ही क्या है, यह तो हर एक माँ बाप का फर्ज होता है। एक जैसी स्थितियां, ये जैसा कथन मैंने कहा, ये कथन वर्तमान बोध को अभिव्यक्त करता है, वर्तमान संस्कृति को, जिस प्रकार की पाश्चात्य विचारधारा को हम धारण कर रहे हैं और देखा देखी कर रहे हैं, उस दिखावटीपन को अभिव्यक्त करता है। आगे बढ़ेंगे हम इस कहानी के बारे में कुछ और तथ्यों पे बात करेंगे। जो कहानी है वह कहानी नगरों महानगरों में रहने वाले मध्यम वर्गीय जो परिवार मूल्यों के प्रति बढ़ती अनास्था पनप रही है उसी अवसरवादिता का यथार्थ चित्रण है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ग्रामीण परिवेश की चर्चा करें तो ग्रामीण परिवेश में यह आज भी विद्यमान है कि वहां पर ज्वाइंट फैमिली की चर्चा होती है। लेकिन जहां पर अगर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश, तो मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण है। और यह मध्यम वर्गीय परिवार कौन सा, जो शहरी मानसिकता से ओतप्रोत है, वहां पर कहीं ना कहीं इस प्रकार की कुछ तथ्य हमें देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे हम, तथ्य पर चर्चा करेंगे। मध्यम उद्देश्य मध्यम वर्गीय व्यक्ति की अवसरवादिता, महत्वाकांक्षी और पारिवारिक रिश्ते के विघटन को उजागर करना है। मध्यम वर्ग के व्यक्ति के लिए यह सामान्य विशेषता है कि वह उच्च वर्ग में शामिल होने के अवसरों की तलाश में रहता है। उनके लिए
जो उच्च वर्ग है उसके साथ में हंस खेलने वाली स्थितियां, या एक अब तो फोटो खींचने वाला चलन है, भीष्म साहनी जी की कहानी के समय में ऐसा चलन बहुत अधिक नहीं था, लेकिन ये जो फोटो खींचने वाला चलन है यह भी कहीं ना कहीं इसकी अवसरवादिता को ही अभिव्यक्त करता है। और ये जो देखा देखी है, चमक दमक है, ये उहापोह है, यह सब कुछ इस क्लिष्ट मानसिकता को दर्शाने का प्रयास करता है। वही कुछ यहाँ पे कहानी के माध्यम से भीष्म साहनी जी ने बताने का प्रयास किया। अब हम देखते हैं किस प्रकार से वह जो ऐसा समाज है वह हमारे इस कहानी के माध्यम से किस प्रकार से अभिव्यक्त किया गया। जो चीफ की दावत है, यहाँ पर सीधी सीधी बात है, चीफ की दावत का जो शीर्षक है वो इसी से में छुपा हुआ है। यहाँ पर सारा जो ताना बाना कथानक का गढ़ा गया है वह इसी पर आधारित है। एक घर में एक बूढ़ी माँ है और उसकी पत्नी है एक व्यक्ति की जिसका नाम है श्यामनाथ, और वह तीनों ही उस घर में रहने वाले हैं और वहीं पर अपने चीफ को वह दावत पे बुलाते हैं, जिसके कारण उनको एक लोभ होता है उनके बुलाने का कारण कि उनकी पुनर्उन्नति हो जाए, तो इस तरह से उन्नति हो जाए। तो ये तथ्य इसी पर आधारित है, इसी में गढ़े गढ़े हैं। अब हम देखेंगे कहानी के घटनाक्रम की बात करें तो इसका आधार दो भागों में इसे बांटकर विश्लेषित किया जा सकता है। यह कृत्रिम विभाजन है पर अध्ययन की सुविधा के लिए यह महत्वपूर्ण है। दोनों तथ्य यहाँ पे बताए गए। पहले भाग में हम देखेंगे कि चीफ की दावत के लिए की जा रही तैयारी के दृश्य हैं कि किस प्रकार से चीफ की दावत के लिए तैयारियां की जा रही हैं, उसके लिए किस प्रकार से घर की सजावट रखी जा रही है, किस प्रकार से वो कथानक गढ़ा जा रहा है कि कौन कौन की स्थितियों में हमारे जो गेस्ट हैं यानी चीफ हैं वो आएंगे और उनके लिए क्या क्या वहां पर सुख सुविधाएं होनी चाहिए। तो श्यामनाथ क्या करते हैं, उसकी पत्नी घर की सजावट विशेषतः ड्राइंग रूम की सजावट के लिए विशेष चिंतित है और वह चिंतन में घर को सजाने के लिए प्रयास करती है। सुरुचि का परिचायक है, हर कोई अपने घर को बैठक को अच्छी दशा में देखना चाहता है। ड्राइंग रूम यहाँ पे बैठक के लिए कहा गया, यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि वही उनके आवागमन का साधन है, वहीं पर वह आकर के बैठते हैं। यह सुरुचि संपन्नता मानव का विशेष गुण है, बल्कि कहा जा सकता है कि इस आदिम सुरुचि के से पशु जगत खाली नहीं है। तभी तो कुत्ता जहां बैठता है वह उस जगह को पूंछ से साफ कर लेता है। बहुत सामान्य सी बात है, मुहावरेदार भाषा लक्ष्यदार भाषा में इसे बताया गया कि जिस स्थान पर बैठा जाता है या जहां पर सामान्यतया व्यक्ति बैठता है उस स्थान को शख्स साफ कर लेता है, लेकिन जहां पर विशेषतः वह किसी व्यक्ति को आवागमन के लिए व्यक्ति को वहां पर बुलाता है या उसका स्वागत करना चाहता है तो उसके लिए तो विशेष प्रावधान होना नितांत आवश्यक है। आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे श्यामनाथ उसकी पत्नी की यह तथाकथित रुचि संपन्नता और सांस्कृतिक बोध वहां अपने असली रूप में दिखाई देता है। श्यामनाथ की बूढ़ी माँ उन दोनों के लिए कूड़े की तरह छिपाने की वस्तु है कि चीफ जो हैं वह उसकी माँ को कहीं देख न ले, क्योंकि वह पुरानी रूढ़ियों से जुड़ी हुई हैं और वहां पर नए परिवेश, पाश्चात्य पहनावे और उस तरह पाश्चात्य जो परिस्थितियां हैं उनको धारण करने वाले श्यामनाथ और उसकी पत्नी हैं। तो उन दोनों के बीच में वह जो वैचारिक द्वंद्व है वह वैचारिक द्वंद्व न हो या चीफ का ध्यान उनकी माँ की ओर न जाए जो उनके पारंपरिक या उनके पुराने विचारधाराओं को अभिव्यक्त कर दे, तो इसलिए यहाँ पे छिपाने की वस्तु बन जाती है। माँ क्या है, कूड़े की तरह छिपाने की वस्तु। अभी घर की सजावट की बात हो रही है, हम पहले भाग में चर्चा कर रहे हैं। तो इसी प्रकार कहानी के इस भाग में कहानीकार ने श्यामनाथ के छद्म आधुनिकता बोध संस्कृति के नाम पर उसकी प्रदर्शन प्रियता की प्रवृत्ति को स्वाभाविक तथा कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यानी उस समय वह किस प्रकार के छद्म गढ़ता है वह सब कुछ यहाँ पे अभिव्यक्त किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, हम कहानी के शिल्प को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखेंगे इसमें कथाक्रम में जब आगे जो विचार बढ़ते हैं तो कथाक्रम में दिखाया गया कि श्यामनाथ को लगा कि घर में माँ को छिपाया नहीं जा सकता, ये तो बड़ा असंभव है और उसे पड़ोस की विधवा के घर भेजने से उसकी नाक कट जाएगी, जो कि उसे स्वीकार नहीं है। तभी उसे यह लगा, यह चिंता सताने लगी कि चीफ के आने के पर माँ कहाँ बैठेगी और उसके स्थान को सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार से वह मानसिक उद्वेलन उसके मन में अभिव्यक्त है कि वह कहाँ बैठेगी, कैसे बैठेगी, कौन से कपड़े पहनेगी और कौन सा जेवर पहनेगी, क्योंकि सब कुछ क्या है, सब कुछ दिखावटीपन है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो उसकी चिंता यह थी कि प्रदर्शन के अयोग्य माँ को प्रदर्शन की वस्तु यानी शोपीस कैसे बनाया जाए।
यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया शब्द प्रयोग किया गया कि शोपीस कैसे बनाया जाए, कि उसे दिखावटी सामान प्रस्तुत करते हुए वह उस जो मीटिंग है उस मीटिंग में किस प्रकार से महत्वपूर्ण वस्तु के रूप में प्रकट कर सके या आकर्षण का केंद्र बता सके। और माँ हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे उतनी देर, देखिए यहाँ पे चिंतन है, और माँ हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे उतनी देर तुम बरामदे में बैठना, फिर जब हम वहां आ जाएंगे तब तुम गुसलखाने के रास्ते बैठक में चली जाना। और माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली अच्छा बेटा। यहाँ पर ये जो तथ्य है ये बताने का प्रयास किया गया, और वह किस प्रकार से उन सब चीजों को स्वीकार कर रही है, सहर्ष स्वीकार कर रही है, और मन ही मन सब जान रही है कि बेटा कौन से जो छद्म है वह गढ़ रहा है। तो ठीक है, लेकिन वह अपने बेटे की उन्नति के लिए, बेटे के आगे जो उसका करियर है उसको डेवलप करने के लिए जो भी छद्म है उन सब में वह सहर्ष स्वीकार करती है, उसको किसी भी प्रकार का इस पर मलाल नहीं होता। लेकिन फिर भी एक कुंठा, एक जो मानसिक द्वंद्व है वह तो रहता ही है। माँ कहाँ बैठेगी इस बारे में निर्देश देकर श्यामनाथ ने एक समस्या का समाधान तो निकाल लिया, लेकिन दूसरी चिंता यह भी है कि श्यामनाथ ने वो कैसे दूर करेगा कि इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। नीचे एक कुर्सी को देखिए, ये साफ साफ लिखा हुआ है, एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए, आओ माँ इस पर जरा बैठो। माँ माला संभालती है, पल्ला ठीक करती हुई उठी और कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं ही नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते। देखिए अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार का छद्म है, किस प्रकार के मानसिक द्वंद्व हैं, और किस प्रकार से वह पुरानी परंपरा रूढ़ी को या माँ की उस जीवन पर्यंत जुटाई हुई जो कमाई है उसको खाक करने का जो प्रयास कर रहा है और उसको सिखा रहा है। सिखाने का जो उद्देश्य है वह यहाँ पर बिल्कुल ठीक नहीं, साफ साफ कहेंगे यह उसके दिखावटीपन को दर्शा रहा। वह पहली बार नहीं, वह सिर्फ इसलिए उद्देश्य बताने का प्रयास किया जा रहा है कि वह चीफ के आने के संकेत वहां पे दिए जा रहे हैं, इसलिए उसको किस प्रकार से बैठना चाहिए यह यहाँ पे मानने वाला है। यूं ही नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, या खाट नहीं है, माँ ने टांगे नीचे उतार ली और बेटे के उस कहने का पालन किया। आगे बढ़ेंगे कहानी के इस भाग में। अब देखिए यहाँ पे पहले ही चर्चा हो रही, चीफ के आने के पहले की सारी विचारधाराएं अभिव्यक्त की जा रही। इस भाग में श्यामनाथ ने अपने माँ को यह निर्देश भी देता है कि वह कैसी साड़ी पहने, किस प्रकार का ढंग उसका रहना चाहिए। वह माँ को कुर्सी के पर बैठकर सोने की मनाही भी जाहिर करता है, क्योंकि सोते समय माँ जो है वह खर्राटे लेती है, जो कि चीफ के आने में एक अड़िंगे का कार्य करेगा, जिससे चीफ की दावत में बाधा पड़ेगी। और माँ का उत्तर बड़ा करुण है। ठीक ठीक यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने कहानी को अभिव्यक्त करने के लिए उसके कुछ कथन भी लिए हैं। क्या करूं बेटा, या मेरे बस की बात नहीं, जब से बीमारी से उठी हूं नाक से सांस नहीं ले सकती। और यह देखिए, यह उस दावत के लिए किए गए इंतजाम पर एक करारा तमाचा था। समझने के लिए इशारा काफी, समझदार को इशारा काफी। क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात नहीं है, जब से बीमारी से उठी हूं तब से नाक से सांस नहीं ले सकती। और आगे हम इस शिल्प को या कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, फिर हम बात करेंगे कि साफ साफ लिखा हुआ है, घर के कोने कोने को सजाकर और विशेष रूप से बैठक को सजाकर वह अपनी सूर्य के साथ अपनी संपन्नता और समृद्धि का प्रदर्शन कर चीफ के ऊपर अपनी धाक जमाना चाहता है और चीफ से वह प्रमोशन लेना चाहता है। इस इच्छा से प्रेरित होकर माँ को निर्देश देता है कि वह सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन ले। सफेद कमीज, सफेद सलवार, यह पाश्चात्य ढंग को अभिव्यक्त करने वाला है और साफ साफ वह अपनी शूद्र मानसिकता का परिचयन करता है। यानी ऐसी मानसिकता, ऐसी कुत्सित मानसिकता, घृणित विचारधारा को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है, जो उसके इस बिढंगे मिजाज को बताने का प्रयास करती। माँ नए कपड़े पहनकर आई तो उस श्यामनाथ का जो संवाद हुआ वह उसकी मानसिकता को बड़े करारे ढंग से अभिव्यक्त करता है। चलो ठीक है, कोई चूड़ियां मुड़ियां हो तो वो भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़ियां कहां से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। अब देखिए यहाँ पर यह भी जो तथ्य है वह उसको तीर से लगता है कि चलो ठीक है, कोई चूड़ियां मुड़ियां हो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं है, मतलब इतना कर सकते हो। लेकिन देखिए यहाँ पर मर्म इस प्रकार से अभिव्यक्त हो जाता है कि चूड़ियां कहां से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो
सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य श्यामनाथ को तीर की तरह लगता है और जरा सी देर में वह तुनक जाता है, क्योंकि सत्य सदैव कड़वा होता है और वह सत्य जो कड़वा है वह उसको बर्दाश्त नहीं होता। फिर भी अपने बचाव में वह बताने का प्रयास करता है, और किस प्रकार से करता है यह यहाँ पे साफ साफ अभिव्यक्त होता है कि यह वाक्य श्यामनाथ को तीर की तरह लग जाता है। तुनक कर बोला, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, समय नहीं है इस राग के बारे में छेड़छाड़ करने का। लेकिन फिर भी वह कम समय में बिना समय नष्ट किए हुए सब कुछ कह देने का प्रयास करता है। तुनक कर बोला, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है जेवर, बस इसमें पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है, क्योंकि सत्य सदैव कड़वा होता है। और यह उसको सीधी सीधी बात समझ में आ जाती है और साफ साफ देखेंगे उसकी खिन्नता से लगता है मित्रों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसकी खिन्नता से लगता है कि वह अपने ऊपर किए गए माँ के एहसान को स्वीकार नहीं करना चाहता और अपनी माँ के वात्सल्य का अपमान इन शब्दों में करता है कि जितना दिया उससे दुगना ले लेना। देखिए माँ का कर्ज अदा करने का प्रयास है, जो कि किसी भी व्यक्ति के बस की बात नहीं, वह व्यक्ति हो या पशु हो, माँ के वात्सल्य का बदला चुकाना असंभव है। लेकिन फिर भी उसकी खिन्नता से यह लगता है कि वह अपने ऊपर किए गए माँ के एहसान को स्वीकार नहीं करता और अपनी माँ के वात्सल्य का अपमान इन शब्दों में करता है कि जितना दिया उतना उससे दुगना ले लेना, क्योंकि माँ की ममता के मूल्य को कभी क्या चुकाया जा सकता है। पर इस कहानी में श्यामनाथ के द्वारा माँ के एहसान को नहीं मानता और बल्कि उसके वात्सल्य का अपमान भी करता है, जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए एक घृणित तथ्य के रूप में अभिव्यक्त होता है। कहानी को आगे बढ़ाते हुए अगर हम बात करेंगे तो वहां पे कुछ तथ्य और हैं। इन तथ्यों पे अगर हम चर्चा करते हैं तो हमें मिलेगा कि दावत के समय, दूसरा भाग जो है, दावत के समय भोजन से पहले शराब, और ये शराब क्या है, ये पाश्चात्य संस्कृति का उद्योतक है और किस प्रकार से नए ढंग को स्वीकार करते हुए भारतीय संस्कृति पर को कुचलते हुए यह शराब जो कि समय भोजन के पहले दी जा रही है, रात्रि के लगभग 10:30 बजे यह समय, यह भी कहीं ना कहीं इस नई पाश्चात्य सभ्यता को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। इस कहानी का चीफ तो विदेशी है, पर अतिथियों में अन्य कई हिंदुस्तानी भी साथ में उनके जुड़े हुए हैं, पर सब पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंगे हुए और साफ साफ वहां पर श्यामनाथ और उसकी पत्नी, वह दोनों तो भारतीय सभ्यता के हैं, परंतु फिर भी ये जो नई चमक दमक है, नया जो आवरण है, ये स्वीकार करना या उसको पहन करके अपने आप की बाबूजी वाली ठाठ को अभिव्यक्त करने वाली जो चर्चा है, वो कहीं ना कहीं एक नए बेढंगे जो स्थितियां उनको अभिव्यक्त करते हैं। और देखिए साफ साफ है, दावत में उपस्थित सभी पुरुष और महिलाएं बेहिचक शराब का सेवन कर रहे हैं और कई घंटों तक चीफ की पत्नी हिंदुस्तानी औरतों की दृष्टि का केंद्र बनी हुई है। जी हाँ, और चीफ की पत्नी यानी हिंदुस्तानी औरतों की दृष्टि का केंद्र बनी हुई। यहाँ पे इस मात्र पंक्ति से ये जो देखा देखी है, इसको अभिव्यक्त करने के सारे आयाम गढ़े जा चुके हैं। इन पर किसी और बात को कहने का प्रयास नहीं करते हुए मैं यहीं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि कहानी में इस भाग में माँ की विचित्र स्थिति है, इसका कोई पालनहार नहीं, इसको कोई देखने वाला नहीं, और उसकी व्यवस्था को बड़ी कुशलता से दिखाया गया। बरामदे में कुर्सी पर बैठी सोती हुई और खर्राटे लेती हुई माँ आखिर चीफ और अतिथियों के सामने पढ़ ही गई, और पढ़ने के बाद में किस प्रकार की वह स्थिति सामने आई, यह मर्म गढ़ने में भीष्म साहनी जी का सारा जो हमारा जो शिल्प का उनका जो महत्वपूर्ण जो आयाम है, वो सब कुछ यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार से वह अपनी कलाकारी या अपने अंदर का साहित्य अभिव्यक्त कर देते हैं या अपने साहित्य लेखन की सारी कसौटियां लगा देते हैं। वही स्थिति सामने आ जाती है और जिसे श्यामनाथ टालना चाहता था। माँ हड़बड़ा कर उठी। श्यामनाथ ने चीफ द्वारा माँ को नमस्ते कहने के जवाब में माँ को हाथ मिलाने का आदेश दिया, और यानी माँ को सिखाने पढ़ाने का जो काम था, जो माँ के लाड़ प्यार का जो काम था, वो अब यहाँ पे श्यामनाथ ने अपने संभाल लिया था और किस प्रकार से उनको दिखावा करना है, जैसा वो खुद भी कर रहा था, वो यहाँ पे बताया गया है। आगे देखेंगे माँ आदेश का पालन करती है कि किसी भी प्रकार से माँ अपने बेटे को आहत नहीं करना चाहती।
माँ अपने बेटे के हृदय को किसी भी प्रकार से कुंठित नहीं होने देना चाहती, यह है माँ। और माँ को उपहास का पात्र बनाने का जो प्रयास करने वाला श्यामनाथ है वह है कुपात्र। यहाँ पे देखेंगे आगे सबके उपहास का केंद्र बनने के लिए माँ विवश थी और उसको ये करना पड़ा। माँ की व्यवस्था के कई करुण चित्र इस कहानी में दिखाए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ चित्रों के माध्यम से देखेंगे कि श्यामनाथ चीफ की खुशाबद में इतना सक्रिय है कि उसे खुश करने के प्रयत्न में वह अपनी माँ का उपयोग मात्र मानता है और अवसरवादिता को अभिव्यक्त करता है। इस दृश्य को कहानीकार ने यूं प्रस्तुत किया कि बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही न करते थे। श्यामनाथ की खीज प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया। माँ की विवशता श्यामनाथ के लिए प्रसन्नता और गर्व का कारण मात्र थी। किसी भी प्रकार का उसको यहाँ पर कुंठा नहीं होती, बल्कि वह इसे गर्व मानता है और माँ की व्यवस्था को वह अवसर मान करके आगे बढ़ता है। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे और वो पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि देखकर श्यामनाथ बोले, या फटी हुई है साहब। अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके अपना डंका बजवाने का प्रयास किया जा रहा है। या फटी हुई है, मैं आपको नई बनवा दूंगा। माँ बना देंगी ना? माँ साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही फुलकारी एक बना दोगी ना? माँ चुप रही, डरते डरते जवाब से देती है और बोलती है कि माँ कि अब मेरी नजर कहाँ बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी। लेकिन माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए श्यामनाथ ने कहा, अगर साहब से बोले कि वह जरूर बना देगी, आप उसे देखकर अवश्य खुश होंगे। और खुशी को ही यहाँ पे वर्चस्व प्रदान किया गया। अनेक आकांक्षाओं से वह भर उठी। वह सोचने लगी वह कि उससे फिर कोई भूल हो गई जिसके लिए उसके बेटे ने उसे क्षमा नहीं किया। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि बूढ़ी माँ के घर में घुट घुट कर जी रही थी। इस घुटन भरे वातावरण से मुक्ति पाने के लिए उसके बेटे के सामने बड़ा प्रस्ताव रखा, उसे हरिद्वार भेज दें, जिसे श्यामनाथ ने अपनी बदनामी के डर से स्वीकार नहीं किया। फिर उससे दूसरी चिंता यह भी प्रकट हुई कि अगर वह हरिद्वार चली जाएगी। देखिए भीष्म साहनी जी की कलाकारी का यहाँ पे हम उनके कलाकारी को देखते हैं, किस प्रकार से उन्होंने इस जो दृश्य बना दिया गया है उस दृश्य को और फलीभूत करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि अगर आप चली जाएंगी, हरिद्वार जाने से भी उसको विशेषता कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बदनामी होगी। लेकिन क्या एक बार वो बदनामी का घूंट पी लेगा? फिर भी साहब के सामने जो वादा किया जा चुका है कि तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार दिया है, जो कि तुमको पूरा किए बिना मरना भी नहीं है, जाना तो दूर की बात। मेरी आंखें नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं, तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ तुम मुझे धोखा देकर यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ बेटे की तरक्की चाहती है, शेष उसको भी किसी और बात से कोई मतलब नहीं। और यहाँ पर मुख्य बिंदुओं के माध्यम से प्रस्तुत किए गए कुछ तथ्य हैं, हम आपको अभिव्यक्त करते हैं कि कहानीकार उसे मिस्टर श्यामनाथ के रूप में प्रस्तुत करता है। मिस्टर श्यामनाथ जो है, श्यामनाथ मित्रों नाम है, श्यामनाथ भी कहीं कहीं मिल जाता है, लेकिन श्यामनाथ तो मिस्टर श्यामनाथ यानी पाश्चात्य ढंग में पाश्चात्य चोले को ओढ़े हुए। मिस्टर शब्द मनमाने ढंग से श्री के पर्याय के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ, बल्कि पश्चिमी सभ्यता का रंग चढ़े हुए उस व्यक्ति के लिए आधुनिक चरित्र का सूचक है। पुरानी परंपरा का एक प्रतीक है जो माँ के रूप में प्रस्तुत किया गया। शहरी व्यक्ति की बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हुई, उर्दू शब्दों तद्भव शब्दों के प्रति लेखक की अधिक रुचि प्रकट हुई। प्रतिनिधि आज के भारतीय परिवारों में बहुसंख्यक हैं। दो एकात्मक स्थिति मनुष्य के चरित्र का खंडन करती जा रही है। ये स्थितियां यहाँ पे हैं। एक भी अगर अंग्रेजी ढंग को स्वीकार करने वाला व्यक्ति मिल गया तो संस्कृति की ऐसी तैसी करने के लिए पर्याप्त है, जो कि हर एक घर में रहता ही है। भारतीय संस्कृति और आदर्शों को तोड़कर पाश्चात्य मान्यताओं की ललक व्यक्ति की मानसिक पीड़ा को बढ़ावा देगी, और यह द्वंद्व जो है यह एक आत्मिक कुंठा का परिचायक भी है। किसी भी सभ्यता को स्वीकार करना यह अलग बात है, उसका चोला ओढ़ करके और अपनी संस्कृति को किनारे रख देना या उसका अपमान करना यह अलग बात है, और यह दोनों ही समझने वाले विषय हैं। आगे देखेंगे कहानीकार नई कहानी के संवाद शैली को मानव मनोविश्लेषण के
समायोजन में प्रस्तुत करता है। मन की गहरी चाल मनुष्य की छवि को धूमिल कर लेती है। पात्रों के संभावित विकास व मनुष्य मुख की भावना आधुनिकता की चौखट से टकराकर चोट खा जाती है। ये सब तथ्य हमारी इस कहानी में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किए गए। तो मित्रों, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा जो चैनल है वो आपके लिए और बेहतर से बेहतर जो विषय है वो प्रकट करता रहेगा, और उसके लिए जो लोगों की संख्या है वो बढ़ती रहनी चाहिए। क्या आपकी जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी का। तो बने रहे हमारे चैनल गुरुचेला एकेडमी में। यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सारा कुछ यहाँ पे आपको दिया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर सामने लिखा हुआ है जो आपको पीडीएफ और लाइव क्लासेस के लिए मदद करेगा। आपको काम करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। बने रहें। मैं प्रभात मिश्रा आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहूंगा।